हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो मेरा नाम है अमर सिंह यादव, हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, जिस पे आप ये लेक्चर देख रहे हैं। तो आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर जो है हमारा, जो चल रहा था जूलॉजी में, उसके फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकेंड। मतलब इसमें हमको क्या पढ़ना है, इस यूनिट में यूकैरियोट्स में किस तरह से ट्रांसलेशन लेवल पे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है, यही रेगुलेशन हमको पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशनल लेवल कंट्रोल। ये प्रोकैरियोट में मैकेनिज्म नहीं पाई जाती है, ओनली यूकैरियोट में देखने को मिलता है। ठीक, देखो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, ये तो दोनों में होंगे, लेकिन जो ट्रांसलेशनल और पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल होता है ये ओनली यूकैरियोट में, जो ससीम केंद्र के होते हैं उनमें ही देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा मैं पिछला जो पढ़ाया था लेक्चर उन्हीं से रिलेटेड पॉइंट है, लेकिन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं पूरे। तो स्टार्ट करने से पहले रोज की भांति एक कोटेशन। सक्सेस की खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो अगर सफल होना है तो भाई मेहनत तो खींच के करनी ही पड़ेगी, और मेहनत भी ऐसी होनी चाहिए कि स्टार्ट हो जाए एक बार तो रुको मत, जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक चलते ही रहो लगातार। तो आज सुबह को आप लोगों को लेक्चर नहीं मिले हैं एक भी, क्योंकि थोड़ा काम था। आज आपको पता होगा श्राद्ध पक्ष की अमावस्या थी, तो मैं प्रयागराज में ही हूँ अभी, तो अमावस्या का मेला भी वहाँ लगता है, तो सुबह वहीं गए थे, इसीलिए लेक्चर नहीं शूट कर पाए। तो अब आपको लेक्चर मिलेगा। तो इसमें जैसे कि कंट्रोल, रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन, ये सारे टर्म अभी तक आपको समझ में अच्छे से आ चुके होंगे, क्योंकि जूलॉजी में जो 3 यूनिट हम पढ़े हैं उसमें सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोकैरियोट में यूकैरियोट से कैसे होता है, फिर जीन खुद को कैसे एक्सप्रेस करता है, अलग अलग टाइप के उसके प्रोसेस, फिर किस तरह से उस एक्सप्रेशन को हम रोक सकते हैं, किस किस लेवल पे, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तब भी रोक सकते हैं, जिसको ट्रांसक्रिप्शन लेवल कंट्रोल बोलते हैं, या फिर उसके बाद में प्रोकैरियोट की अगर बात करें, फिर लैक ओपेरान पढ़े, टीआरपी ओपेरान पढ़े। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट में किस तरह से, और मैंने आपको डिफरेंस भी बताया प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन और यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन में। यूकैरियोट्स जो होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का ओपेरॉन मॉडल नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोट में यह सुविधा होती है कि ओपेरॉन के थ्रू एक सिस्टम पूरा होता है, कलेक्शन ऑफ जीन्स, जो कि साथ साथ काम करके कंट्रोल करते हैं प्रोडक्ट को, जीन एक्सप्रेशन को। तो ये सारी चीज़ें हम सीखे हैं और आशा है कि आपको पता भी होगा सब कुछ। अब हम आज पढ़ेंगे, ये तो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल रेगुलेशन। ये मैंने इससे पहले लेक्चर में समझाया है, एक लेक्चर में अच्छे तरीके से, लेकिन थोड़ा सा और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन क्या है। मेन टॉपिक है आज का ट्रांसलेशन लेवल का रेगुलेशन, लेकिन ये पुराना ही टॉपिक है थर्ड यूनिट का। इसमें क्या होता है, जैसे कि जब एमआरएनए बन जाता है, जब आप डीएनए से एमआरएनए बनाते हो, यहाँ पे जो रेगुलेशन है कंट्रोल, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल। इसके बाद में ये एमआरएनए सीधा एमआरएनए नहीं बनता है, यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्ट बोल देते हैं हम, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। उसके बाद में जो मैच्योर आरएनए बनेगा इन यूकैरियोट्स में, ठीक है। पहले क्या बनता है, एचएनआरएनए, आपको मैंने बताया था डीएनए से सीधे नहीं बनता है, ठीक है, एमआरएनए। यहाँ बनेगा एचएनआरएनए, जिसका फुल नेम होता है हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं, हिंदी में ही मैं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ लिखा इंग्लिश में है, और जो टर्म ऐसे हैं कि जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं साथ साथ आपको हिंदी भी बताता चलूँगा, ठीक है। आपको मेन चीज़ लेक्चर में समझना है, लेक्चर को समझिए, बातों को सुनिए, उससे आपका फायदा होगा। बाकी ये लिखी चीज़ें दुनिया में हर जगह मिल जाती हैं। आप बुक भी खरीदे होंगे, नहीं बुक लिए होंगे तो थोड़ा बहुत नोट्स मैं भी डाल देता हूँ, उसको पढ़ते होंगे, नेट से भी मिल जाएगा।
कहीं से भी लिखा हुआ सिस्टम मिल जाता है। तो लिखने के पीछे मत भागो ज़्यादा, लिखो, नोट करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करो, वीडियो को पॉज करके अपनी भाषा में लिखो, अपने तरीके से लिखोगे तो आपका जो है लिखने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। जो चीज़ें आपको कम आ रही होंगी उसको भी आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। ठीक, तो मेन आपका जो मकसद है लेक्चर देखने का वो है समझना, चीज़ों को बस समझो। लेक्चर से नोट करने का फिर क्या मतलब है? जो मैं समझा रहा हूँ उसको लिखो आप अपने तरीके से। जैसे मैं ये प्रोसेस समझा दूँ तो आप पॉज करिए वीडियो, फिर उसको जो जितना आपको समझ में आया अपने तरीके से लिखिए, समझ रहे हो। बाकी नोट करने के लिए, पढ़ने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं, बुक पढ़ो। तो ये डीएनए से सीधे अगर प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो डीएनए से क्या बन जाएगा, एमआरएनए। लेकिन हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट की, मेनली ये जो 4th यूनिट है इसमें यूकैरियोटिक सिस्टम ही है। तो डीएनए से एचएनआरएनए बनता है, फिर इसके बाद में हम बनाते हैं एमआरएनए, ठीक, और इससे बनाते हैं प्रोटीन। तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन होगा और यहाँ पे होता है मॉडिफिकेशन, संसाधन जिसको बोलते हैं, जिसमें स्प्लाइसिंग और टेलिंग, पुच्छन आच्छादन मैंने बताया था ना, कि किस तरह से मैच्योर एमआरएनए बनेगा यूकैरियोट्स में, शायद आपको याद आ रहा होगा। और यहाँ पे जो है ये होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। तो इसमें क्या होता है, कैपिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है, यही सारी चीजें होती हैं। एडिशन ऑफ पॉलीएडेनाइलेशन होता है ना, पॉलीएडेनिन की टेल लगाई जाती है 3 डेज पे और 5 डेज पे कैपिंग होती है। स्प्लाइसिंग मतलब इंट्रोन और एक्सोन, एक एक्टिव एक इनएक्टिव, एक का काम होगा एक का नहीं, जिसका नहीं होगा उसको निकाल देंगे, उसी को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आफ्टर द डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड, मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, एंड एमआरएनए इज फॉर्म्ड, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में एमआरएनए जब बन जाएगा, देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन ऑन हाउ मच द आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू प्रोटीन्स, कॉल्ड टू डू दिस by modulating the capping, splicing, addition of polyadenyl tail। तो ये तीनों चीजें जो हैं, ये प्रक्रियाएं, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोट में नहीं होती हैं। क्वेश्चन यहीं पे ज्यादातर बनते हैं। जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन है, इसमें अगर कैपिंग, स्प्लाइसिंग और पॉलीएडेनाइलेशन की हम बात करते हैं, तब ये तीनों चीजें सिर्फ यूकैरियोट्स में होती हैं। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन सीधा यहीं से आता है। यूकैरियोट में सीधे एमआरएनए नहीं बनना है, प्रोकैरियोट में ये प्रोसेस होता है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा और सीधे क्या बन जाएगा, एमआरएनए। जबकि हम यूकैरियोट में कैसे, डीएनए से बनेगा एचएनआरएनए, फिर उसमें क्या होगी, कैपिंग होगी, स्प्लाइसिंग होगी और एडिशन होगा, पॉलीएडेनाइलेशन, मतलब एडेनाइल का लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड एडेनिन के जोड़े जाते हैं, 200 से 300 तक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने दोबारा इसलिए समझा दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी खूब आते हैं। मैन हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन लेवल का कंट्रोल। तो जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स इज रेगुलेटेड ओनली एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ तक रेगुलेशन होगा, डीएनए से आप एमआरएनए बना रहे हो वहीं तक, उसके आगे जब एमआरएनए से प्रोटीन बनाओगे, इस लेवल पे सिर्फ किसमें होता है, सिर्फ यूकैरियोट में होगा कंट्रोल। तो हम यूकैरियोट का पढ़ रहे हैं, तो ये लाइन यहाँ से इतनी जो है ये समझना है आपको और इसको सीधे याद कर लेना है। जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स इज रेगुलेटेड ओनली एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ओनली ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, whereas जबकि इन यूकैरियोटिक सेल जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड एट द एपिजेनेटिक, ट्रांसक्रिप्शनल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ट्रांसलेशनल और पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल्स। मतलब प्रोकैरियोट में सिर्फ रेगुलेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल में, और यूकैरियोट्स जो है, यूकैरियोटिक सेल में कई सारे स्टेप पे, कई सारे लेवल पे ये कंट्रोल किया जाता है। एपिजेनेटिक, ट्रांसक्रिप्शनल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ट्रांसलेशनल लेवल और पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल। तो इसमें ट्रांसलेशनल और पोस्ट ट्रांसलेशनल की हम बात पहले कर, ट्रांसक्रिप्शनल और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो है
डीएनए से एमआरएनए तक की बात हम कर चुके हैं कंट्रोल की, इससे पहले वाली यूनिटों में। अब हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन और पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल पे, मतलब जब एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा इन यूकैरियोट, तब किस तरह से हम उसको एक्सप्रेस होने से कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा इस 4th यूनिट में और क्या हमको पढ़ना है, साइलेंसिंग वगैरह पढ़ना है, आरएनए आई जिसको आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं, और प्रोटीन डिग्रेडेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है इस यूनिट में। तो आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद में हेडिंग लगाइए, ट्रांसलेशनल लेवल कंट्रोल इन यूकैरियोट्स। तो हेडिंग आप लोग लगा लिए होंगे, ट्रांसलेशनल रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। हिंदी में इसको लिखेंगे ससीम केंद्रकियों में अनुवादन स्तर पर नियमन। ठीक, तो इसमें मेनली आपको पता ही है, जब हम एमआरएनए से बनाएंगे प्रोटीन, क्या बनाएंगे, प्रोटीन, तब कंट्रोल करना है। ये समझने के बाद इतना हम एक एग्जाम्पल लेंगे, इसमें इतना अच्छा एग्जाम्पल लेंगे कि एकदम सीधा आपके ब्रेन में सेट हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो सब क्लास में ही याद हो जाएगा। यहाँ पे जो रेगुलेशन होगा, जो कंट्रोल होगा, उसको पढ़ना है हमको। तो इसमें क्या होता है, देखो एमआरएनए एक बार बन गया है, कोई जरूरी नहीं है साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करे। अब अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, आपको पता ही है। न्यूक्लियस में एमआरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और वो बाहर निकल के कहाँ गया, साइटोप्लाज्म में। ये न्यूक्लियस था, ये साइटोप्लाज्म में एमआरएनए आ गया। अब इस एमआरएनए का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, ये डिपेंड करेगा कैसे फैक्टर इससे जुड़ रहे हैं, तो किस तरह से इसका कंट्रोल होगा। ये प्रोटीन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, कम बनाएगा, ज़्यादा बनाएगा, कैसे क्या होगा, यही कंट्रोल हमको पढ़ना है। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं रहता है कि साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद में प्रोटीन सिंथेसिस हो। तो इसमें सबसे पहली बात आपको पता है, जब हम ट्रांसलेशन पढ़े थे, आपको ट्रांसलेशन का प्रोसेस बताए थे, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, तीनों पढ़ा है ना, प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन हिंदी में बोलते हैं। तो उसमें क्या होता था, राइबोसोम की 2 यूनिट रहती थी, इस तरह से, एक छोटी यूनिट रहती थी, एक बड़ी यूनिट राइबोसोम की, और यहाँ पे कोडोन होते थे। इसमें 2 जगह होती थी जिसमें आरएनए सेट होता था, और इधर जो है टीआरएनए रहता था। ये टीआरएनए अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाता था, यहाँ जोड़ता चला जाता था। ये राइबोसोम है। ठीक है, तो आपको ये प्रोसेस याद आ रहा होगा, किस तरह से अमीनो एसिड को पढ़ पढ़ के यहाँ पे जोड़ा जाता था, और एक पॉलीपेप्टाइड की चेन यहाँ पे बन जाती थी। ठीक, और वही पॉलीपेप्टाइड चेन मॉडिफाइड होकर प्रोटीन का रूप धारण करती थी। तो ऐसे प्रोटीन बनता है। जब साइटोप्लाज्म में आएगा एमआरएनए, ये क्या है, एमआरएनए, ये एमआरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म से निकलकर जब आएगा साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक में ऐसे ही होता है ना, प्रोकैरियोट में तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक ही जगह होता है, यूकैरियोट में इसको बाहर आना पड़ता है। फिर यहाँ पे जब ट्रांसलेशन होगा तो सबसे पहले यही प्रोसेस स्टार्ट होगा, इनिशिएशन होगा, राइबोसोम की दोनों यूनिट जुड़ेंगे, प्रोटीन सिंथेसाइज का एलोंगेशन चरण चालू होगा उसी स्टेप में। तो राइबोसोम से रिलेटेड ये कंट्रोल है। आप राइबोसोम से भी कंट्रोल कर सकते हो। मान लो अगर राइबोसोम जुड़ने ही ना दिया जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। अगर साइटोप्लाज्म में एमआरएनए का टाइम बढ़ा दिया जाए, रुकने का टाइम, जितना ज्यादा टाइम तक ये एमआरएनए इसमें रुकेगा उतनी ज्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से सारी चीजें ये फैक्टर मिलकर इसको कंट्रोल करते हैं। ट्रांसलेशनल रेगुलेशन रेफर्स टू द कंट्रोल ऑफ द लेवल्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इट्स एमआरएनए। ठीक, दिस रेगुलेशन इज वास्टली important to cellular response to stressor growth के cause and differentiation मतलब हिंदी में बोलते हैं दीर्घीकरण, विभेदीकरण। क्या बोलते हैं? विभेदीकरण। in comparison to transcriptional regulation it results in much more immediate cellular adjustment through direct regulation of protein
कंसंट्रेशन। अगर हम ट्रांसक्रिप्शनल लेवल की बात करें, इससे कंपेयर करें ट्रांसलेशनल वाले को, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा जल्दी होता है। इमीडिएट सेलुलर एडजस्टमेंट थ्रू डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन कंसंट्रेशन। द करस्पॉन्डिंग मैकेनिज्म्स आर प्राइमरीली टारगेटेड ऑन द कंट्रोल ऑफ राइबोसोम। मतलब मेन टारगेट जो है इसका, इस क्रिया विधि में हम राइबोसोम को अपना टारगेट बना के यहीं से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि राइबोसोम जो होता है ये कितनी सारी हेल्प करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में। ये एक प्रकार से एक कैटलिस्ट के जैसे भी काम करता है, एंजाइम के जैसे, ठीक। राइबोसोम जो होता है ये चाहे तो रेट बढ़ा सकता है। मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार से बड़ी वाली यूनिट जो है कैटलिस्ट का काम करती है। छोटी वाली यूनिट जब तक जुड़ेगी नहीं तब तक ये चालू नहीं होगा। बड़ी वाली यूनिट में एंजाइम की तरह से व्यवहार करती है। इसमें जो साइट होती है ये अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में सहायक होती है, इस तरह से खचाक से ज्वाइन कराती है, ठीक। इसका एनिमेशन आप देखना यूट्यूब पे सर्च करके, प्रोटीन सिंथेसिस एनिमेशन, उसमें आपको दिखाएगा किस तरह से अमीनो एसिड का अमीनो असाइलेशन होता है, टीआरएनए का एक्टिवेशन कैसे होता है, उस एनिमेशन के थ्रू बताएगा आपको, तो थोड़ा और क्लियरिफाई हो जाएगा। ये बहुत सारी हेल्प करता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करवाएगा। इसके अलावा इसमें क्या होगा, ये रेट को, ट्रांसलेशन की रेट को बढ़ा देता है राइबोसोम। तो हमारा मेन टारगेट जो कंट्रोल का है इसमें, वो कौन सा है, राइबोसोमल लेवल पे, ठीक, साइटोप्लाज्म में। तो ये जो राइबोसोम को टारगेट करते हैं, इसी के थ्रू हम मुख्यतया प्राथमिक रूप से यही से हम कंट्रोल करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑन द इनिशिएशन कोडोन बट कैन आल्सो इन्वॉल्व मॉड्यूलेशन ऑफ पेप्टाइड इलोंगेशन। मतलब जो पेप्टाइड का इलोंगेशन हो रहा है, धीरे धीरे जो अमीनो एसिड इस पे नीचे से जुड़ते जा रहे हैं, ये बढ़ रही है। मॉड्यूलेशन ऑफ पेप्टाइड इलोंगेशन, टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जब प्रोटीन की सिंथेसिस बंद होगी, और राइबोसोम बायोजेनेसिस, मतलब राइबोसोम का बनना, राइबोसोम का खुद का बनना, कैसे राइबोसोम बनते हैं। फिर दीज जनरल कंसेप्ट आर वाइडली कंजर्व्ड, सम ऑफ द फाइनल डिटेल्स इन द सोर्ट ऑफ रेगुलेशन हैव बीन प्रूवन टू डिफर बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब इस मैकेनिज्म के थ्रू, इसमें लास्ट में ये लाइन बता रही है कि इससे हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। प्रोकैरियोट में ये सारी मैकेनिज्म्स नहीं होंगी, जबकि यूकैरियोट्स में होंगी। यूकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप का सिस्टम रहता है, थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन तो लगभग सेम होता है, उसके बाद में प्रोसेस दोनों में अलग अलग होने लगते हैं। तो इसको आप नोट करिए, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे, ठीक है, जिसमें एक प्रोटीन को साथ में लेकर चलेंगे, जिससे आपका जो है कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से बन पाएगा। अगली हेडिंग लगाएंगे डिफरेंशियल एमआरएनए लॉन्गेविटी। अब जो एमआरएनए होता है, लॉन्ग लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड है, ऐसा अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग केसों में हो सकता है। तो एक एग्जांपल लेंगे हम, जो फीमेल रैट होती है, मतलब जैसे कि चूहा बोल सकते हो आप, तो उसके लिए मान लो जो कैसीन प्रोटीन है, कैसीन प्रोटीन आपको पता है एक मिल्क प्रोटीन है। अब प्रोटीन है तो प्रोटीन को बनाने के लिए किसी एमआरएनए की जरूरत होगी, डीएनए से एमआरएनए बना होगा, फिर एमआरएनए से क्या बनेगा, कैसीन प्रोटीन कोड होगी। तो इस प्रोटीन को बनाने के लिए जो एमआरएनए होता है उसको हम बोलते हैं कैसीन एमआरएनए, एमआरएनए। ये जो है बहुत ही कम देर तक जीवित रहता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए कि ये कैसीन प्रोटीन को कोड करे, वरना जो इसके बच्चे होंगे चूहे के तो मर जाएंगे। जब मिल्क में प्रोटीन ही नहीं होगी तो कैसे बड़े होंगे, उनका पालन पोषण कैसे होगा। तो इसलिए क्या होता है, मैकेनिज्म बॉडी के अंदर फॉलो होती है ट्रांसलेशनल लेवल पे, मतलब एमआरएनए को लॉन्ग लिव्ड बनाया जाता है। तो क्या होता है, जैसे ही चूहा के बच्चे मिल्क फीड करना स्टार्ट करेंगे, वैसे ही उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलने लगेगा। जब मिल्क की फीडिंग की जाएगी बच्चों के थ्रू, तब क्या होगा, उसके हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाएगा। ओनली प्रोलैक्टिन हार्मोन का, प्रोलैक्टिन हार्मोन
एक प्रकार से एक फैक्टर के जैसे काम करेगा जो कि mRNA को लॉन्ग लिव्ड बना देगा। तो एक प्रकार का ये भी ट्रांसलेशनल लेवल कंट्रोल है। द लॉन्गर एन mRNA परसिस्ट्स द मोर प्रोटीन कैन बी ट्रांसलेटेड फॉर्मेट। मतलब जितने ज्यादा देर तक आरएनए जीवित रहेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर रहेगा, उतनी ज्यादा प्रोटीन बन सकती है ट्रांसलेशन के थ्रू। मोर टाइम इन साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू मोर ट्रांसलेशन। जितना ज्यादा टाइम तक साइटोप्लाज्म में एमआरएनए पड़े रहेंगे उतना ज्यादा उसका क्या होगा, ट्रांसलेशन होता रहेगा। पॉलीएडिनाइलेटेड टेल जो होगी, जिसमें हम जो संसाधन में प्रोसेसिंग में पढ़ते हैं एडेनिन के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं लगभग 200 से 300 जोड़ते हैं टेल पुच्छ, जिसको पुच्छन बोलते हैं। ये क्यों किया जाता है? ये भी इंक्रीज कर देता है लाइफ एमआरएनए की। ये जो पॉलीएडिनाइलेशन करवाते हैं हम एमआरएनए का, इससे एमआरएनए की लाइफ बढ़ जाती है इन साइटोप्लाज्म। इन फीमेल रेट्स जो आपको मैंने बताया कैसीन एमआरएनए इज नॉर्मली शॉर्ट लिव्ड बट व्हेन द रेट इज लैक्टेटिंग मतलब फीडिंग मिल्क टू बेबीज प्रोलैक्टिन इज रिलीज। जब फीडिंग स्टार्ट करेंगे बच्चे तो प्रोलैक्टिन का स्राव चूहा में ज्यादा हो जाएगा, हार्मोन्स का। प्रोलैक्टिन इंक्रीज द लाइफ ऑफ केसीन एमआरएनए। तो एक प्रकार से किस तरह से ये मैकेनिज्म रेगुलेट कर रही है। सेकंड है सेलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ एमआरएनए ट्रांसलेशन स्टोर्ड oocyte एमआरएनए। मतलब oocyte आपको पता है अंडाणु को बोलते हैं, ठीक है, फीमेल गेमेट को। इस oocyte में एमआरएनए स्टोर रहता है काफी टाइम तक। फर्टिलाइजेशन के बाद में ये एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ये जो एमआरएनए स्टोर है oocyte के अंदर, ये एमआरएनए जिस प्रोटीन को कोड करेगा उसकी जरूरत क्लीवेज में होगी, विदलन में, और विदलन की आवश्यकता फर्टिलाइजेशन के बाद में है। तो oocyte जो फीमेल के अंदर से इंफॉर्मेशन लेके आया है प्रोटीन की विदलन वाली, वो सूचना ये एमआरएनए स्टोर रखेगा। फिर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद में इसका एक्टिवेशन होगा और इससे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, तब क्लीवेज चालू होगा। विदलन एक सेल से जो जाइगोट होगा उससे 2 बनेंगे सेल्स, फिर 2 से 4, इसी तरह से आपको पता ही है। The oocyte makes and stores mRNA that will be used only after fertilization, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद में mRNA यूज होगा। These mRNAs remain dormant. They are activated when ovulation or fertilization take place. मतलब या तो अंडोत्सर्ग हो जाए, ओवुलेशन आपको पता है हर 14 डेज पे होता है, 28-29 डे का जो साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आप पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन में। तो ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद में ही ये जो एक्टिव होता है एमआरएनए। दीज स्टोर्ड एमआरएनएस इनकोड प्रोटीन दैट आर नीडेड ड्यूरिंग क्लीवेज। जो प्रोटीन बनाएगा ये एमआरएनए स्टोर था oocyte में, जैसे ही ओवुलेशन मतलब अंडोत्सर्ग या फर्टिलाइजेशन होगा ये एमआरएनए एक्टिव हो जाएगा और बनाएगा ऐसी प्रोटीन जिसकी नीड होगी ड्यूरिंग क्लीवेज, मतलब विदलन के दौरान इसकी जरूरत लगेगी। रेगुलेट द टाइमिंग ऑफ early सेल डिवीजन, डिटरमाइन द फैक्टर्स ऑफ सेल। These include the बाइक्वाइड, काउटल और नैनोज एक्सेट्रा इन ड्रोसोफिला। अगर हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की बात करें तो उसमें ये प्रोसेस होगा। ये mRNAs are in cytoplasm, hence they are available for translation. Inhibitors prevent the translation of these mRNAs in oocyte. These inhibitors must be removed at the time अराउंड फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेस पूरा हो रहा है कैसे हो पा रहा है, जब तक एमआरएनए साइटोप्लाज्म है oocyte के और ओवुलेशन या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तब तक उसको इनहिबिटर घेरे रहते हैं, उस एमआरएनए को इनहिबिट किए रहते हैं। इनहिबिटर्स प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ दीज एमआरएनएस इन द oocyte। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, टाइम अराउंड फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये जो इनहिबिटर्स हैं ये रिमूव हो जाएंगे। दीज इनहिबिटर्स मस्ट बी रिमूव्ड एट द टाइम अराउंड फर्टिलाइजेशन और ओवुलेशन। ठीक, अंडोत्सर्गन
या निषेचन के दौरान ये जो है रिमूव हो जाते हैं इनहिबिटर्स, और वो आपका जो mRNA है जो क्लीवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन को कोड करने वाला है वो एक्टिव हो जाता है। तो इसको आप लोग नोट करिए, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, इसको लिख के आओगे, कोई भी एग्जामिनर हो पढ़ेगा आपको पूरा नंबर देगा, क्योंकि ये एकदम फील करा रहे होंगे आपको चीज़ें कि किस तरह से प्रोसेस ये होता है। इसको स्क्रीनशॉट करिए, नोट करिए, फिर आगे भी इसमें हम कुछ डिस्कस करते हैं चीज़ें। इसी तरह से जो माइक्रो आरएनए होता है, मतलब सूक्ष्म आरएनए, छोटे छोटे 20-22 न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, तो उसके थ्रू भी हम समझते हैं किस तरह से ये इनहिबिशन का प्रोसेस होता है। माइक्रो आरएनए को हम एमआई आरएनए भी कहते हैं, एमआई फॉर्म्स भी होते हैं, आरएनए भी एमआई होते हैं, आरएनए भी कई तरह के हैं। माइक्रो आरएनएस आर आरएनएस ऑफ अबाउट 22 न्यूक्लियोटाइड, मतलब लगभग 20-22 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, मेड फ्रॉम प्रिकर्सर्स एमआरएनए, प्रिकर्सर्स आरएनए, दे फॉर्म अ आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये एक प्रोटीन से बाइंड होकर मिक्स करके माइक्रो आरएनए और प्रोटीन मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसको आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स इसका नाम होता है पूरा, RISC, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, एंड बाइंड विद द टारगेट mRNA एंड इनहिबिट ट्रांसलेशन। मतलब जो एमआई आरएनए होगा, एमआई आरएनए मतलब माइक्रो आरएनए प्लस कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स ये मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी? कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम होगा RISC, मतलब आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करेंगे, जो mRNA है, mRNA इससे बनने जा रहा होगा प्रोटीन, मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा, और ये इसको क्या कर देंगी, इनहिबिट, इस प्रोसेस को इनहिबिट कर देगी। तो ये माइक्रो आरएनए का कंसेप्ट है। माइक्रो आरएनए प्रोटीन से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और वो कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर के जैसे काम करेगा इस एमआरएनए के लिए, और प्रोटीन को कोड नहीं होने देगा। द एमआई आरएनए जीन इनकोड्स अ फ्री एमआई आरएनए दैट हैज सेवरल hairpin regions. The pre-mRNA hairpins are exported from the nucleus. Once in the cytoplasm, another RNAs separate the single-stranded mRNA. The strand is packaged with proteins into the mRNA-induced silencing complex. RISC binds with टारगेट आरएनए टू इनहिबिट ट्रांसलेशन। तो इस तरह से इसका प्रोसेस होता है। इसके अलावा ये दो प्रोसेस भी है, जैसे मैंने प्रैक्टिकली आपको 2-3 चीजें बताई है, किस तरह से इनहिबिशन और एक्टिवेशन होता है, कैसे कंट्रोल करके रखा जाता है एमआरएनए को, और टाइम आने पर वो एक्सप्रेस करता है खुद को। उसी तरह से साइटोप्लाज्मिक लोकेलाइजेशन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, आप लोग इसको पढ़ के समझ जाएंगे, आसान है। इसमें क्या होता है, एमआरएनए जो बनता है, अगर हम ड्रोसोफिला के अंदर बात करें तो उसमें रिसर्च किया गया है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि लगभग 70% तक एमआरएनए का एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ट्रांसलेशन चलता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म जो है सेल का, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, और ये है न्यूक्लियस, ठीक। तो साइटोप्लाज्म में कहीं भी नहीं कुछ भी होने लगता है, एमआरएनए यहाँ से निकल के आएंगे न्यूक्लियस से, और यहाँ कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं वहाँ पे होगा, तो उसको साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन वाले में आपको मिल जाएगा। मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आसान है, समझ लेना। इसी तरह से स्टोर्ड एमआरएनएस इन ब्रेन सेल, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन सेल में स्टोर्ड एमआरएनएस जो होते हैं, ये भी एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, लेकिन ये स्टोर हुए रहते हैं, जब काम होता है तब प्रोटीन बनाते हैं। तो ये सब प्रोसेस इस तरह से हजारों की संख्या में आज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड एग्जाम्पल प्रेजेंट है।
तो कई सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप पढ़ना, उसको अच्छे से समझना। अगर कोनो डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पे पूछ लेना, या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछना, तो हम आपको बताएंगे। ठीक, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।